अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के मुजरमों को हम तो फांसी पर लटकाना चाहते थे, मगर ताकतवर इदारों ने रिहा करने का फैसला किया। अगर भुट्टो को फांसी हो सकती है तो खान को क्यों नहीं? बस ये कहना था। फिर इरशाद भट्टी और हामिद मीर का पारा हाई हो गया। नाजरीन, लाइव शो में राना सनाउल्लाह की बोलती बंद कर दी। राना सनाउल्लाह पूरे लाइव शो में माफिया मांगते रहे, मगर इरशाद भट्टी ने एक न सुनी। हुकूमत की करप्शन बेनकाब कर दी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। राना साहब, एक अच्छी खबर है कि अगर महमूद खान चकजई साहब का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद कुछ हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात में कुछ इम्प्रूवमेंट का कोई इम्कान है? जी, इसमें ये बात जो है इसकी तवक्को रखी जानी चाहिए कि जो इन्होंने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ का बाइकआउट किया हुआ है उसको ये वापस लें और कमेटीज़ में वापस आएँ और वहाँ पे पार्लियामेंट का जो भी प्रोसेस है इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रूल्स उसमें हिस्सा लें पूरी तरह से। और ये पार्लियामेंट से और वहाँ पे बैठ के सियासतदानों और सियासी जमातों के टेबल पे बैठ के इन मसाइल को, ये मिसाक़े जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ठीक है करें, मिसाक़े जमहूरियत की बात भी करें, मिसाक़े जो है वो मौशत की बात भी करें, और जो मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफ़र प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है उसके ऊपर भी बात करें। तो ये जब बैठेंगे बात करेंगे तो रास्ता वहीं से निकलना है, किसी पहिया जाम से या किसी और जगह से कोई जो है वो रास्ता नहीं निकलना। तो अगर ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा जेस्चर होगा और उसके बाद अगर जो है वो अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से अपनी सरगर्मियों को जो है वो जारी करती है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, तो उससे कोई बेहतरी पैदा होने के इम्कान। जी राना सनाउल्लाह साहब, गल मुक गई मुलाकात पे। मुलाकात मैं समझता हूँ कि ये अगर 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल का जो है वो शाखसाना जो है वो बीच में ना आता और जिस तरह से उज़्मा खान साहबा की मुलाकात करवाई गई और मुलाकात से पहले सुपरिटेंडेंट ने उनको हाई कोर्ट का वो ऑर्डर भी दिखाया, उन्हें बताया कि ये देखें इस ऑर्डर के तहत आपकी मुलाकातें रेगुलेट हो रही हैं और इसमें आपने बतौर पीटीआई अंडरटेकन दी हुई है कि इन मुलाकातों को किसी तरह से भी जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और ये जो आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद गाली गलोच और फिर ट्वीट, ये इसकी आपने ख़ुद यहाँ पे अंडरटेकन दी हुई है। तो आप मेहरबानी कीजिएगा ये ना आज आप करें ताकि आइंदा आपके लिए भी आसानी हो और बाकी उनके लिए भी आसानी हो। तो उज़्मा खान साहबा ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो गई हैं, मुलाकात हुई है, दोनों इमरान खान साहब भी और उनकी अहलिया मोहतरमा भी वहाँ पे मौजूद थी, कोई घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे। तो वहाँ पे आगे फिर बाद में वही कुछ हुआ, बल्कि उससे भी बढ़ के हुआ जो पहले होता रहा था। तो उसके बाद फिर ये जो है वो मसला बन गया। तो मामला ये है कि अगर ये उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही इम्प्लीमेंट कर दें और उसके मुताबिक मुलाकातें करें तो फिर भी ये मसला हल हो सकता है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी के बाद अगर कोई आगे दोबारा 8 मई की कोई कॉल ना आ गई तो मेरा ख्याल है कि ये मसला भी हल हो जाएगा जिस तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन का हो गया है। पर भी कोई पाबंदी नहीं। राना साहब, किस बात पर पाबंदी है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ बात ना करें, रियासत के ख़िलाफ़ बात ना करें, अदारों को बदनाम ना करें, अदारों के सरबराहों को बदनाम क्या गालियाँ ना दें। यानी इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती ना। अगर ये गाली गलोच और इस तरह की यानी दुश्मनाम तराजी कि जिसको यहाँ पे दोहराया नहीं जा सकता, अगर ये वो ना करें तो सियासत में बात करने को कौन? नहीं, वो हो सकता है उन्होंने किसी अदारे के सरबराह के खिलाफ बात की हो। अदारे के खिलाफ अगर की हो, अदारे के खिलाफ भी की है। राना साहब, अब आप मुझे सुनवा ही दें। चले ठीक है, ठीक है, सुनवा ही दें। ज़ाहिरी बात है मैं इधर तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं इस काबिल तो हो जाऊंगा ना कि मैं व्यूअर्स को बताऊं, नाजरीन को बताऊं कि जी मैंने सुन लिया है और इमरान खान साहब ने जो बात की है वो वाकई काबिल एतराज़ है या नहीं है। यानी वहाँ पे सियासी बात तो वो करते ही काम है, गालियाँ देते हैं और सभी को देते हैं, सभी को देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं ना दी। नहीं, पाकिस्तान को भी उनके लिए कोई चीज़ भी। अब आप मुझे बताएं कि उनके जो इक़दामात हैं, जो उन्होंने अमेरिका में जो लॉबीज़ की हैं, जो वहाँ पे उन्होंने
اشتہار چھپوائے، جو انہوں نے وہاں پہ مضمون لکھوائے، اس کے بعد جو یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، اب آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں تو کیا وہ یعنی وزیر اعظم کے خلاف تھی، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف تھی؟ وہ پاکستان کے خلاف تھی نا۔ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے اگر وہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کرتا، قسط نہیں دیتا، تو ڈیفالٹ جو ہے وہ مسلم لیگ یا جو اپنا فیلئر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ہونا ہے، پاکستان کا ہونا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن ڈیفالٹ پاکستان کا ہونا ہے۔ رانا صاحب، لیکن اس میں انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دی ہیں اور تنقید کی ہے، تو وہ صرف اپنے مخالفین کے بارے میں تو انہوں نے گفتگو نہیں کی نا، اپنے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں؟ ہاں، ان کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی۔ حالانکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم کوئی ان چیزوں سے، اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو تو ان کے اپنے لوگوں کے متعلق بھی وہ انہوں نے بعض اوقات ایسی گفتگو فرمائی ہوئی ہے کہ جس کو جو ہے وہ آدمی دیکھ کے جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، اور پھر حیران رہ جاتا ہے اور پھر پریشان رہ جاتا ہے، اور پھر آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں بھئی آپ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے۔ بتایا نا آپ نے، بتایا ہے۔ نہیں وہ تو پھر کوئی اگر کوئی پوچھے تو اس کے متعلق اب ایک کے متعلق انہوں نے کہا کہ اسے علی امین گڈھا پور نے جو ہے وہ 43 کروڑ روپیہ اسے دیا ہے، تو وہ صرف اگر اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ بھئی یہ کوئی 43 کروڑ کا جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں، اور اس خاتون کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ یہ تو اب آپ نے خود ہی جو ہے وہ آپ نے بظاہر تو ایک صوبے کا مقدمہ پیش کیا، لیکن انہوں نے 3 صوبوں کی بات کی، اس میں کے پی کے کا بھی ذکر کیا اور بلوچستان کا بھی ذکر کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تو بڑے اچھے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن یہ فنڈز کے ایشو پہ کافی اختلافات ہیں۔ دیکھیں، فنڈز کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، مختلف فورمز کے اوپر ہو رہی ہے، اور یہ ڈسکشن جو ہے یہ ہوتی رہے گی، یہ ختم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ فنڈز کی جو تقسیم ہے مابین فیڈریشن اینڈ پروونسز، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں کوئی کریکٹیو میئرز نہیں لیے جاتے تو یہ مشکلات جو ہے یہ رہیں گی، اور ان مشکلات کو ریزالو کرنا جو ہے یہ فیڈریشن کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور پروونس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس میں بنیادی بات ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا یہ جو ہے وہ پوری طرح سے یہ یقین ہے، فیصلہ ہے، ایمان ہے کہ ہم کوئی بھی اقدام جو ہے وہ صوبوں کے مابین کنسنسس کے بغیر جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم کالا باغ ڈیم سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کالا باغ ڈیم بہت اہم ہے لیکن پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے، تو ہم کسی بھی جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں کنسنسس کے بغیر جو ہے وہ کسی اقدام کو اٹھانے کے حق میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شاید اس ڈسکشن سے متاثر ہو کے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سندھ کا پیش کریں۔ ہمیں ان کے اس مقدمہ کو پیش کرنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمیں اتفاق ہے۔ انہوں نے سندھ میں بڑی اچھی گورنمنٹ کی ہے، بڑی اچھی گورنمنٹ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بریفنگ جو ہے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی، اس سے پہلے یہ پاکستان پتہ کیا تھا؟ یہ پاکستان وہ تھا جس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا، یہ پاکستان وہ تھا جس نے جاپان کی مدد کی تھی، یہ پاکستان وہ تھا جس نے چین اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا، یہ پاکستان وہ تھا جس کی زکوٰۃ ایک عرب ملک کو جاتی تھی، یہ پاکستان وہ تھا جس میں شاہ ایران آیا کرتا تھا اور حیران ہو جاتا تھا اس کی ترقی پر، یہ پاکستان وہ تھا جو ایشیا میں ترقی میں سب سے آگے تھا، یہ پاکستان وہ تھا جس کا ماڈل کوریا نے اور سنگاپور نے اپنایا، یہ پاکستان وہ تھا جس کا کراچی دنیا کی سیرگاہ تھا، یہ پاکستان وہ تھا جس کی سٹیل مل سونا اگلتی تھی، یہ پاکستان وہ تھا جس کی پی آئی اے پر سفر کرنے کے بعد بڑے بڑے لوگ فوٹو کھنچواتے تھے جہاز کے ساتھ، اور پھر یہ پاکستان چڑھ گیا آپ کے ہتھے، آپ کے ہتھے، آپ سے مراد آپ کی پارٹی اور آپ کی اتحادی پارٹی کے ہتھے، اور پھر ہم ملک کا بھی سوا ستیہ ناس ہو گیا، اس قوم کا بھی سوا ستیہ ناس ہو گیا، اور سب چیزوں کا سوا ستیہ ناس ہوگا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تعریف کریں، میں کس کی تعریف کروں؟ معیشت کی تعریف کروں جو آج بھی صرف خوشخبریوں پر ہے،
मैं अच्छे अस्पताल की तारीफ करूं, यकीन करें मैं मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर किसी अस्पताल जाऊं सरकारी तो डॉक्टर मिलेगा तो दवाई नहीं, दवाई मिलेगी तो डॉक्टर नहीं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो बेड नहीं। डंगर अस्पताल बना दिए हमारे सरकारी अस्पताल। अच्छे स्कूल की मेरी अपनी औलाद क्या इस आपकी औलाद, आपके लीडरों की औलाद क्या इन स्कूलों में पढ़ी है, इन अस्पतालों में लेटी है? आपकी तो खुराकें, पोशाकें, औलादें, जायदादें सब कुछ बाहर हैं। और क्या मैं करूं कि इंसाफ है इस मुल्क में, इसकी तारीफ कर। चीफ ने वोट की इज्जत का नारा मारा था और खुद अपने हलके में वोट की वो इज्जत बरकरार ना रख सके। सिविलियन बालादस्ती की आज आपके ख्वाजा आसफ साहब क्या कह रहे हैं, जरा आखिरी चंद जुमले। वो कह रहे हैं करप्शन हो रही है, वो कह रही है लुटमार हो रही है। किस हुकूमत में हो रही है? आपकी हुकूमत में। आपके औरंगजेब साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं 7 अरब डॉलर हमें इसलिए नहीं मिले 2022 के सैलाब के बाद कि हमने मंसूबे बनाकर नहीं दिए। यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर आपने तबका अशराफिया को मराद दी हुई हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और 1 करोड़ आपको क्रेडिट जाता है। आपके गंदम स्कैंडल की तारीफ करूं, आपके चीनी स्कैंडल की तारीफ करूं, आपके निजी बिजली घर डाकों की तारीफ करूं, आपके शुगर माफिया की तारीफ करूं, किस चीज की तारीफ करूं? और अगर कोई चीज है तो मेरी तरफ से उसके लिए एडवांस आपको तारीफ मुबारक हो। कितनी तारीफें लेनी है? पंजाब आज आप देख लें, आप अली अमीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा या इमरान खान या सारे बहुत बुरे होंगे, बड़े उसकी तारीफ करूं। एवन फील्ड की मनी ट्रेल नहीं मिली, क्या मैं उसकी तारीफ करूं? अल अजीजिया की, हुदैबिया की, किसकी तारीफ करूं? मुझे बता दें। मैं क्यों नहीं आज खुशहाल? मुझे अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुझे क्या दिया है? मैं 36 किस्म के टैक्स देता हूं, मैं किसकी तारीफ करूं मेरे भाई? सर मैं बिल्कुल इससे नहीं मुकरूंगा, कम से कम कोई भरम जाएगा आवाम में कि मैं भी किसी काबिल हूं। और इमरान खान साहब के दौर में एक इख्तियार वली साहब, आपको सिर्फ मैं वाकया सुना के फिर मैं आपकी तारीफ करता हूं कि एक मरतबा 2-2.5 साल गुजर गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को। तो एक मरतबा उनके एक वज़ीर साहब ने मुझे 66 प्रोग्राम मेरे भिजवाए, जिस पर मैंने इमरान खान साहब की बहुत बदतरीफियाँ और तनकीद की हुई थी। उस्मान बुज़दार साहब पर, फरा गुज्जर पर, एहसन जमील गुज्जर पर, और महमूद खान पर, और आज़म खान साहब पर, और सारी। और नीचे लिखा हुआ था कि आप तो हमारे भाई थे। तो और उसमें ये भी एक जुमला जो इमरान खान साहब को बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा कि अब तो लोग कह रहे हैं कि सर 92 का वर्ल्ड कप हम आपको वापस कर देते हैं, आप जान छोड़ दें। तो जब हुक्मरानों के सामने उनकी तारीफ करना मैंने ज़िंदगी में नहीं सीखा, क्योंकि उसके लिए आज भी अता तारड़ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। जी नाज़रीन, आपने हामिद मीर साहब की और राना सनाउल्लाह की और इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों, क्योंकि नून लीग में 2 आदमी ऐसे हैं जो मुज़ाकरात की हमायत करते हैं। एक पाकिस्तान कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं याद सागत साहब, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह के ऊपर आपको पता है कि एक सियासी केस भी बनाया गया था, जो इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया केस बनाया गया था। वो झूठा केस था और सियासी केस था। उसके बावजूद भी राना सनाउल्लाह साहब यही चाहते हैं कि जितने भी सियासी लोग हैं उनको स्पेस मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आपको पता है राना साहब को भी ये इस चीज़ का पता है कि जो इनकी हुकूमत बनी है वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी और वो धांधलीशुदा हुकूमत है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुई, मगर तमाम इलेक्शनों का रिकॉर्ड इस इलेक्शन ने तोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि इस इलेक्शन से पहले ही पीटीआई से धांधली करनी शुरू कर दी गई थी। क्योंकि आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया, फाइज ईसा को ये क्रेडिट जाता है। और जब बल्ला छीन लिया गया उसके बाद पीटीआई के लोगों को ना तो जलसा करने दिया गया, ना ही पीटीआई के लोगों को रैली निकालने दी गई। उसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने पीटीआई और इमरान खान को वोट दिया, बल्कि इनकलाब बर्पा किया। उस इनकलाब से खौफजदा होकर इन्होंने पीटीआई के साथ वो किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो वहाँ तक सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। नाजरीन, सिलसिला आगे ऐसे बढ़ा कि जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी वो भी पीटीआई से छीन ली गई, नून लीग और पीपल पार्टी को दे देंगी। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देख लेंगे जो इन्होंने आईनी तरमीमें की
वो आइनी तरमीमें ऐसी आइनी तरमीमें थी कि आज पाकिस्तान का जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, वो मफलूज हो चुका है, क्योंकि अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, अदालतों के ऊपर किसी का भी अब एतमाद नहीं रहा। अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग देख लें तो हमारी अदालतें जो हैं वो सबसे आखिर में आती हैं, इनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो आपको पता है कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो इन चीज़ों को कवर करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पर अपने खदशात का इज़हार किया है। दुआ है नाजरीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, क्योंकि पाकिस्तान अपने कायम दायम होने के लिए बना है। पाकिस्तान के लिए हर चीज़ ज़रूरी है, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ुद इमरान खान ने कहा है, और इमरान खान भी पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का हीरो है। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान को आगे लेके चले और पाकिस्तानियों के लिए सोचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।